जय हिंद बालकों, हम लोग अब तीसरे रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके पहले हम लोग दो रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस कर चुके हैं। एक है आपका ग्रिनार्ड रीजन, दूसरा है आपका LiLH4। अब हम लोग तीसरे को डिस्कस करने जा रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड को। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट करीब करीब LiLH4 के तरीके ही होता है, लेकिन बड़ा ही स्पेसिफिक है। ये LiLH4 के तरीके कॉस्टली नहीं है, LiLH4 के तरीके वाइड रेंज पे काम नहीं करता है, ये चीप है, सस्ता है, एक शॉर्ट रेंज पे काम करता है, ये स्पेसिफिक है। तो चलिए हम इसके थोड़ा बेसिक पार्ट पर आते हैं। ये भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। SBH के नाम से फेमस है या NBH के नाम से लिखा जाता है। इसमें भी 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये रखते हैं कि ये भी LiLH4 के तरीके हाइड्राइड आयन डोनर था। सो इसका भी नेचर न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके ये काम करता है। ये भी हाइड्राइड आयन देकर के सामने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। पहली बात, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड आयन डोनर है, लेकिन अब ये उतनी आसानी से हाइड्राइड आयन नहीं देगा जितनी आसानी से LiLH4 देता था। दूसरा, ये हाईली सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब इसका कुछ एक्सपर्ट एरिया है, ये उसी एरिया में काम करेगा, बाकी के कंपाउंड पर काम नहीं करेगा। और बाकायदा हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ काम करेगा। तो कहाँ कहाँ काम करेगा भाई, इसका वर्किंग जोन कौन सा है? तो इसका वर्किंग जोन मोस्टली एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड हैलाइड। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड इसके कंफर्ट जोन है जिसमें ये काम करता है। लेकिन किसमें ये काम नहीं करता? खास तौर से नीट, एम्स, IIT, JEE वाले, इनको तो जरूर ही रट लें, मेमोराइज कर लें, MTR कर लें, मुझे तो रटो कर लें। किस पे काम नहीं करेगा? किसको नहीं रिड्यूस करेगा? कार्बोक्सिलिक को नहीं रिड्यूस करेगा, एस्टर को नहीं रिड्यूस करेगा, एमाइड को नहीं रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेगा। तो एक ने कहा कि सर आइसोलेटेड या कॉन्जुगेटेड, मैंने कहा चाहे आइसोलेटेड चाहे कॉन्जुगेटेड, दोनों में से किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। साइनाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, आप देख सकते हैं, ईथर को रिड्यूस नहीं करेगा, इपॉक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा, नाइट्रो को रिड्यूस नहीं करेगा, नाइट्रोसो को रिड्यूस नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी एल्किलाइड ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। तो एक ने कहा कि क्या सर एल्किलाइड को रिड्यूस ही नहीं करता? मैंने कहा ना, मैं आगे बताऊंगा कि प्राइमरी एल्किलाइड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एल्किलाइड को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि प्राइमरी एल्किलाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एल्किलाइड को रिड्यूस करता है। अब अगर तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करो मेटल हाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर के साथ में रखो, तो सबसे तगड़ा LiLH4 होता है, फिर LiBH4 होता है, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है। एक ने कहा सर आप रटाने पे आ गए। मैंने कहा इसमें रटाने वाली कौन सी बात है? जहां पर भी नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा वहां हाइड्राइड आयन आसानी से निकलेगा, और जहां नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा भी स्टेबल होता जाएगा, हाइड्राइड आयन का निकलना मुश्किल होता जाएगा, रिड्यूसिंग पावर क्या करती जाएगी? घटती जाएगी। तो क्या इतनी सी बात दिमाग में नहीं रख सकते? चाहे तो इस चीज को हम लोग बाय स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि तीनों प्रकार के बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल सकता है। आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम इसके एनायनिक पोर्शन की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज और टेट्राहेड्रल है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वीक इसलिए क्योंकि ये मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये जो बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मजबूत बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्राइड का निकलना क्या होगा? आपका मुश्किल हो जाएगा। चलेगा, इस वजह से ये बॉन्ड स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से हाइड्राइड का निकलना मुश्किल है। सो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये एक स्पेसिफिक जोन में ही काम करेगा। कौन कौन से स्पेसिफिक जोन? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा। बाकी नीचे इतने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, इनको रिड्यूस नहीं करेगा। चलेगा, चाहो तो एक कंपैरिजन भी कर सकते हो, तुम एक कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं
NaBH4 के स्ट्रक्चर को LiLH4 के स्ट्रक्चर से, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्यों ये आसानी से हाइड्राइड आयन नहीं देता, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो LiLH4 अगर आप लेकर के चलो तो ये कॉस्टली है, जहाँ ये चीप था यहाँ ये कॉस्टली है, महंगा है, वाइड रेंज पे काम करता है। आप इसके स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हो, ये दोनों ही एनायनिक कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इसके एनायनिक पोर्शन में और इसके एनायनिक पोर्शन में एक अंतर है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरान पर है, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्युमिनियम पर है। तो जब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पर होगा तो ये स्टेबल है, और जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पर होगा तो ये अनस्टेबल है, और जब ये अनस्टेबल है तो ये आसानी से हाइड्राइड आयन रिलीज करेगा और ये मुश्किल से रिलीज करेगा। चलेगा, ये वाइड रेंज पे काम करता है। सारे फंक्शनल ग्रुप जो नीचे लिखे थे जिनको ये रिड्यूस नहीं कर रहा था सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनको ये LiLH4 सेम मॉलिक्यूल में रिड्यूस करेगा, लेकिन ये केवल कुछ एक को ही रिड्यूस करेगा, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोनिल एल्डिहाइड, कीटोन और आपका जो एसिड हैलाइड है ये केवल उसी को रिड्यूस करेगा, ये सबको रिड्यूस करेगा। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों हैलाइड को रिड्यूस करता है, ये केवल सेकेंडरी और टर्शरी को रिड्यूस करेगा, प्राइमरी को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इतनी बात बच्चों दिमाग में बैठ गई तो हम इसके प्रिपरेशन वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए भाई, तो हम लोग प्रिपरेशन पे आते हैं। अब अगर हम लोग प्रिपरेशन पे आएंगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड हम कैसे बनाते हैं, तो हम करते क्या है कि ट्राईमेथॉक्सी बोरेन को सोडियम हाइड्राइड पेस्ट के साथ में हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं तो हमारा बनता है BH3 बोरेन, जिसको आप बोल सकते हैं, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ ये मोनोमर के फॉर्म में मिलेगा, और ये फर्दर हाइड्राइड आयन लेकर के sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल आयन में तब्दील हो जाता है, और फाइनली ये सोडियम बोरोहाइड्राइड सॉल्ट के रूप में रिकवर्ड होता है। चलेगा, एक मजेदार बात है LiLH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बीच में कि हम LiLH4 को वाटर में रिटेन नहीं कर सकते, वाटर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये आसानी से बड़ा अच्छा हाइड्राइड आयन डोनर होता है। नतीजा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से मिलने वाला H+ आयन इससे रिएक्ट करके बड़ी तेजी से हाइड्रोजन गैस देता है। नतीजा ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए हम इसको वाटर में नहीं ले जाते। लेकिन हाँ, इसकी तुलना में सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही रखते हैं। कारण है इसका कि जब हम इसको लेस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रखते हैं तो ये इसके अंदर इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है बनस्पत किसके, आपका LiLH4 के। अगर आप ध्यान से देखें तो लिथियम और इसके एनायनिक पार्ट के बीच में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू फजान। लेकिन अगर यही आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें तो इसमें ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। भाई आप तो जानते हैं फजान ने ये क्या कहा था कि जब एक छोटा कैटायन किसी बड़े एनायन को अप्रोच करता है तो ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, आयनिक बॉन्ड गेट कौन सा कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर। चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि लिथियम छोटा कैटायन था तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पर सोडियम बड़ा कैटायन है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। और अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा बनस्पत नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, और जब इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें ज़्यादा होगी तो आसानी से ये होमोजीनियस नेचर मेंटेन करेगा, जिस पर रिएक्शन में इफेक्टिव कोलिजन होगा और रिएक्टेंट आसानी से किसमें बदलेगा, आपका प्रोडक्ट में बदलेगा। तो ये एक बेसिक तरीका था हमारे पास में किसको बनाने का, आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड को बनाने का। अब ये कैसे काम करता है, एक कंपाउंड पर कैसे काम करता है, इस चीज को थोड़ा सा देखने वाला है। तो इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है ये भी ठीक वैसे ही है जैसे कि LiLH4 का था।
वहाँ पर भी 1 मोल LiLH4 के लिए 4 मोल सबस्ट्रेट के खर्च होते थे, तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही 4 मोल खर्च हो। ये सपोज करिए मैंने एक कीटोन लिया और इसका रिएक्शन कराया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ और सॉल्वेंट लिया हमने मेथिल अल्कोहल। तो यू नो वेरी वेल कि NaBH4 पुअर हाइड्राइड आयन डोनर पर देता तो है, और जब ये हाइड्राइड आयन देगा तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू कार्बन बॉन्ड, तो ये कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ध्यान दीजिएगा कार्बोनिल कार्बन पर जो हाइड्रोजन आ रही है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से आ रही है, तो ये इसके साथ मिलकर के -Na+ आयन बनाएगा, चलेगा। लेकिन यू नो दैट कि यहाँ पर हम इसके 4 मोल लेंगे तो 1 मोल खर्च किया तो 3 मोल और बचा है कि नहीं, तो ये 3 मोल अब फर्दर जब रिएक्ट करेगा इसके साथ तो एक एक हाइड्राइड आयन निकलता जाएगा, और आप ये पाएंगे कि करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है 4B- Na+। अब अगले स्टेप में आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिड ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ तो करेंगे भाई, करेंगे तो ये पार्ट करस्पॉन्डिंग किस में बदलेगा, आपका अल्कोहल में बदल जाएगा। तो याद रहे कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल देता है, और इसके भी काम करने का वही तरीका है जो कि LiLH4 का है। क्लियर है हमारी बात? चलिए भाई, तो अगर हम लोग यहां पर एल्डिहाइड लेकर के चल रहे हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट करें तो एक बात क्लियर है कि बोरोहाइड्राइड से आने वाला हाइड्राइड आयन कार्बोनिल सेंटर से जाके जुड़ता है, और जो वाटर है, जो हाइड्रोलिसिस या प्रोटिक वर्कअप पे आने वाला हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर होगा RCHHOH। यहाँ हमें ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सॉल्वेंट। अगर मान लो यहीं पर हैवी वाटर ले ले तो वहाँ क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम। और जो कार्बोनिल सेंटर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये कहाँ से आ रहा है, तो आप कहेंगे फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में मान लो अगर हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले ले तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ड्यूटेरियम आएगा। रिएक्शन की मैकेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ड्यूटेराइड अगर लेकर के आप चलते हैं तो रिएक्शन की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, स्लो स्पीड रिएक्शन होती है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए अगर यही LiLH4 होता तो ये भी फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होता, ये भी रिड्यूस होता, लेकिन अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड आप लेके चल रहे हैं तो ना ये रिड्यूस होगा ना ये रिड्यूस होगा, केवल ये रिड्यूस होगा। और ये रिड्यूस होगा तो किस में रिड्यूस होगा भाई, बोलो भाई, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ेगी हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि बोरोहाइड्राइड में यहाँ भी हाइड्रोजन है यहाँ भी हाइड्रोजन। लेकिन जरा इस तीसरे सवाल पे समझना, यहाँ H नहीं लिया है, ड्यूटेरियम लिया है, ड्यूटेरियम लिया है, अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन क्या है, हाइड्रोजन लिया हुआ है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ कौन जुड़ेगा कार्बोनिल कार्बन से, ड्यूटेरियम, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड की कार्बोनिल सेंटर से जुड़ती है, और ऑक्सीजन सेंटर से क्या जुड़ेगा आपका, हाइड्रोजन। चलेगा। इसी तरीके से इस नीचे वाले में अगर हम लोग आए तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से क्या जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ से क्या जुड़ेगा आपका ऑक्सीजन सेंटर पे, ड्यूटेरियम। तो सवाल करते समय ये ध्यान रखिएगा, आजकल ये IIT का बड़ा ही पसंदीदा टॉपिक हो गया है, जिस पर कि क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चे चूंकि ध्यान नहीं देते इस वजह से क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलेगा जी। अब हम लोग देखेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का वर्किंग एरिया क्या है, ये किस जोन में काम करता है।
तो हम लोग इसके वर्किंग एरिया पर आएंगे और इसके वर्किंग एरिया को डिस्कस करते समय आप इसको बल्कि अपने दिमाग में भी रखिए, आप इसके मेमोरी में भी रखिए, MTR कर लीजिए, मुझे तो रटो कर सकते हैं आप इसको, इससे आपको सवाल लगाने में आसानी होगी, थोड़ा स्पीड अप रहेगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है तो बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए आपके पास है नहीं इसमें। बाकी इनकी मैकेनिज्म है, हम अभी आगे चल करके उनको एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा कैसे होता है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर आप एल्डिहाइड के साथ लेकर के चल रहे हो मेथिल अल्कोहल में, तो ऐसी स्थिति में ये इसे प्राइमरी अल्कोहल में बदलता है। मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर होती, वही हाइड्राइड आयन देगा, टूटेगा आपका, और जब ये सॉल्वेंट से H आयन लेगा तो करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में क्या करेगा, आपका बदल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो। अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, या LiLH4 वाले में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली अगर आप कीटोन लेकर के चलते हैं तो फिर वही बात, वो हाइड्राइड आयन आपका देगा, यहाँ अटैक करेगा, इसका एल्कोक्साइड आयन स्टेबल है, प्रोटिक सॉल्वेंट से H आयन लेकर के सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस दिमाग में ये रखना होता है कि एल्डिहाइड के केस में जहाँ प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, कीटोन के केस में वहाँ सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तुम चाहो तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को अलग अलग मेथड से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या पहचान सकते हो, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट हो गया या फिर आप कह लो ल्यूकास टेस्ट हो गया, उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हो। चलिए तीसरा जो इसका है एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड के साथ में अगर आप लेकर के चलेंगे तो सिमिलर मैकेनिज्म होगी। यहाँ पहले जो है आपका अनस्टेबल एल्कोक्साइड आयन बनेगा जो कार्बन कैरेक्टर मेंटेन करेगा, तो Cl बाहर और ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर हाइड्राइड आयन लेकर के, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्राइड आयन दे सकता है, तो ये इसे प्राइमरी अल्कोहल में बदल देगा। चलेगा जी। तो ये तो इसके कंफर्ट जोन थे, इसमें तो ये कॉमनली काम करता है। थोड़ा सा जो अनकंफर्ट जोन है उसके साथ क्या एक्सेप्शन जुड़े हुए हैं, हमें उस पर भी बात कर लेंगे। अगर मैं एस्टर की बात करूं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्कोहल या प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ एस्टर से रिएक्ट नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यही एस्टर इसी सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिड्यूस कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ LiCl या AlCl3 और सॉल्वेंट के रूप में हम डिग्लिम ले लें, तो ऐसी स्थिति में ये रिएक्शन देता है और इसके दोनों पार्ट अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं। ये भी अल्कोहल बनाता है और ये भी पोर्शन अल्कोहल बनाता है, और दोनों प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। जैसे हम LiLH4 के द्वारा रिड्यूस करके प्रोडक्ट बना रहे थे, तो वैसे, लेकिन शर्त है कि प्लेन सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करेगा। ये कब इसको रिड्यूस करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ LiCl और AlCl3 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। अब अगर हम एल्किल साइनाइड लेकर के चलें तो ये इसको रिड्यूस नहीं करता है। क्लियर है हमारी बात। अगर हम इमीन लेकर के चलें तो ध्यान दीजिएगा, इसको ये एमीन में रिड्यूस कर देता है। ये अगर आप लेकर के चल रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट अगर लेकर के चल रहे हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको बेंजीन में रिड्यूस कर देता है। प्राइमरी हैलाइड अगर आप लेकर के चल रहे हैं, हैलाइड वाला एक्सेप्शन थोड़ा याद रखना क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है, आने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो प्राइमरी हैलाइड को ये रिड्यूस नहीं करता, लेकिन यही अगर सेकेंडरी है और टर्शरी है तो ये इसको करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में क्या करेगा, आपका रिड्यूस कर देगा। जबकि यही अगर हम एजाइड लेकर के चल रहे हैं तो ये इसको किस में बदल देता है, प्राइमरी एमीन में या 1 डिग्री एमीन में चेंज कर देता है। कर लोगे, बोलो। तो अब हम लोग आते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड में एप्लीकेशन वाले पार्ट पर, किसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। चलिए भाई, हम लोग कुछ एप्लीकेशन वाले पोर्शन पर आते हैं। अब हम लोग रिड्यूस करें इसको, इन मॉलिक्यूल्स को हमने आपके सामने लिखा हुआ है कि इनका सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अगर रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा। तो एक बात बताओ, जो पहला वाला मॉलिक्यूल आप लेके चल रहे हो इसमें एस्टर भी है और कीटोनिक ग्रुप भी। तो आप जानते हो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जल्दी एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। कब रिड्यूस करता है, जब LiCl और AlCl3 डिग्लिम में लिया जाएगा तब केवल रिड्यूस कर सकता है, अदरवाइज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। केवल किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड को, इसीलिए तो ये स्पेसिफिक है। जबकि यही अगर LiLH4 होता तो दोनों को रिड्यूस कर देता। तो क्या प्रोडक्ट दिखाएंगे हम लोग, हम लोग जो प्रोडक्ट दिखाएंगे वो यहाँ पर अल्कोहल दिखा देंगे,
और बाकी पोर्शन अनअफेक्टेड छोड़ देंगे वैसे का वैसे ओ। दूसरी वाली रिएक्शन में देखा जाए तो दूसरे वाले में हमने जहां कार्बोनिल ग्रुप लिया, कीटोनिक ग्रुप लिया, वहां एसिड भी लिया। सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड को तो रिड्यूस नहीं करेगा, केवल किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन को रिड्यूस करेगा। और जब ये कीटोन को रिड्यूस करेगा तो अब जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ दिखाई पड़ेगा CH3CH, और ये H कहाँ से आया? सोडियम बोरोहाइड्राइड से। OH, और ये H कहाँ से आया? सॉल्वेंट से। बाकी का एज सच हम लोग लिख देंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इस रीजन के द्वारा अफेक्ट नहीं किया जाएगा। तीसरे वाले मॉलिक्यूल में दोनों ही कीटोनिक ग्रुप है, तो अब सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों को ही रिड्यूस करेगा, और दोनों को रिड्यूस करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा ऐसे दिखाई पड़ेगा। बनने वाला प्रोडक्ट हमारा ऐसे दिखाई पड़ेगा। चलेगा? अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखिए कीटोनिक ग्रुप है और साइनाइड है, नाइट्राइल ग्रुप मौजूद है। तो आप जानते हो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड साइनाइड या नाइट्राइल को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन कार्बोनिल को तो रिड्यूस करेगा, और जब ये कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा तो हमारा प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा, CH3OH और ये क्या आपका H। हाँ, LiLH4 होता तो दोनों ही रिड्यूस होते, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो केवल कीटोन रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है और कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है। LiLH4 होता तो ये रिड्यूस होता, लेकिन अगर LiLH4 नहीं है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हो तो अब ये रिड्यूस नहीं होगा, केवल ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिड्यूस होगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट कुछ यूं दिखाई पड़ेगा, कुछ यूं दिखाई पड़ेगा ऐसे, OH मल्टीपल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रहेगा। तो कर लेंगे। चलिए अब कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स को डील करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल को डील करते हैं। चलो भाई, हम लोग जो है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड को अब कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स के साथ देखते हैं। यहाँ एक बड़ा अच्छा सवाल आता है कि क्यों सोडियम बोरोहाइड्राइड एसाइड हैलाइड को तो रिड्यूस करता है लेकिन एमाइड को या एस्टर को या कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, काहे? तो इसका एक बहुत अच्छा रीजन है, मैं आपको बताऊं। जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो ये हाइड्राइड आयन देता है, और हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है तो यहाँ सबस्ट्रेट को एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करना पड़ेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करना पड़ेगा। ये जितना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होगा उतना अच्छा रिएक्शन होगा, लेकिन जब यही कार्बोनिल ग्रुप के साथ तुम सेकेंड पीरियड का कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम लगा देते हो तो ये कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज कर गया तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ही घट गई, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट गई तो न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड होने की टेंडेंसी क्या करेगी? घट जाएगी, और जब ऐड होने की टेंडेंसी घट जाएगी तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। तो ये एसाइल हैलाइड क्यों देता है? भाई आप जानते हो कि एसाइल हैलाइड में क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर है, और इसका रेजोनेंस इफेक्ट इस कार्बोनिल कार्बन पर उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि इनका होता है। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर सफिशिएंटली मेंटेन रहता है, जिस पर कि ये हाइड्राइड आयन यहाँ अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो ये करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, जो अपने कार्बोनिल कैरेक्टर को वापस पाते समय लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा। वही आपका न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन वाया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इत्मीनान से ये एल्डिहाइड में बदलेगा,
और जब ये एल्डिहाइड में बदलेगा तो आप जानते हो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड 4 हाइड्राइड आयन रखता है। ये फर्दर हाइड्राइड आयन देगा, ये इस पर अटैक करेगा तो अब की ये स्टेबल एल्कोक्साइड आयन बनाएगा। और ये जो स्टेबल एल्कोक्साइड आयन है ये सॉल्वेंट से H आयन लेकर के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बदल जाएगा। बोलो, लेकिन ये सब ऐसा इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है ड्यू टू क्या, आपका कॉन्जुगेशन या इफेक्टिव कॉन्जुगेशन। चलेगा? तो सवाल यह है कि पांचवा वाला कंपाउंड ये तो प्रोडक्ट बनाता है, ये क्यों प्रोडक्ट बना रहा है? क्या इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है? मैंने कहा है, लेकिन यहाँ एक नहीं दो कार्बोनिल ग्रुप हैं जो कि सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, कार्बोनिल सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेंगे, आपका बढ़ा देंगे। जब ये कार्बोनिल सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे तो अब एक्टिवेटेड सेंटर न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो रिएक्शन हो जाएगी। कैसे, इसकी मैकेनिज्म हम यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है हाइड्राइड आयन देगा जो कि किसी एक कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा, और जब ये सेंटर पर अटैक करेगा तो ये व्यवस्था बनेगी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आपने यहाँ जोड़ दिया, क्योंकि ये अनस्टेबल है, कार्बोनिल कैरेक्टर मेंटेन करेगा, और जब मेंटेन करेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, यानी व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाएगी। व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाएगी। चूंकि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो H आयन बड़ी आसानी से मिलेगा, और H आयन जब आसानी से मिलेगा तो ऐसी स्थिति में हमारा ये कंपाउंड बनेगा। आप जानते हो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत अच्छा हाइड्राइड आयन, पुअर हाइड्राइड आयन डोनर है, लेकिन एक मॉलिक्यूल 4 दे सकता है। तो 4 हाइड्राइड आयन दे सकता है, यानी हाइड्राइड आयन सफिशिएंटली मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल सफिशिएंटली मौजूद है। यहाँ पर रिएक्शन का जो पैटर्न था वो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स का, लेकिन अब जो इसका पैटर्न होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। और जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का पैटर्न होगा तो अब अगर हाइड्राइड आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, एक ने कहा कि सर एल्डिहाइड भी था और एमाइड भी था, एल्डिहाइड पे ही अटैक क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव कार्बोनिल ग्रुप है और ये क्या है, आपका लेस एक्टिव या मोर स्टेबल सेंटर, इसलिए अटैक हमेशा रीजन का एक्टिव सेंटर पर होगा। तो एक्टिव सेंटर पर अगर ये होगा तो ऐसी स्थिति में अब ये अल्कोक्साइड आयन बनाएगा जो कि स्टेबल है, अल्कोक्साइड आयन बनाएगा जो कि स्टेबल है, जो फर्दर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से H आयन लेगा और लेकर के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बदल जाएगा। ये तो ये यहाँ इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा रिड्यूस कर लिया गया क्योंकि ये दोनों ग्रुप इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहे हैं, आपका बढ़ा दे रहे हैं ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन इसलिए यूज कर ले रहे हैं क्योंकि लीनियर कॉन्जुगेशन नहीं है, दो तरफ होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ी हुई है। तो कर लेंगे, बाकी आप क्वेश्चंस लगाइए, अलग अलग साइजों के क्वेश्चन लगाइए, डीपीपीज लगाइए, जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उन डीपीपीज को लगाइए, सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन डाउट के रूप में है उसे आप मैसेंजर, व्हाट्सअप, जितने भी आपके पास कम्युनिकेट करने के साधन हैं उनसे आप अपना क्वेश्चन रखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और इस समय आप घर में बैठे इन लेक्चर्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को बता सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि फर्दर वीडियो लेक्चर जो है वो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद।